नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने पूछा है कि विदेश में पढ़ने की इच्छा है, क्या यह संभव हो पाएगा या नहीं। जॉब कर रही हूं पर फिलहाल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रही है, बेहतर जॉब लगने की उम्मीद कब है, बेहतर जॉब कब लगेगी। बिजनेस करना बेहतर रहेगा या फिर जॉब, बिजनेस करूं तो किस क्षेत्र में करना बेहतर रहेगा। राइटर हूं मैं, इसमें बेस्ट सफलता कब मिलने वाली है, राइटिंग के क्षेत्र में प्रसिद्धि कब मिलेगी मुझे। वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा है इन्होंने, विवाह कब होगा इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी मांगी है और इसके अलावा भी जो है ससुराल पक्ष को लेकर के, पति को लेकर के, माता को लेकर के और जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। चलिए इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं दोस्तों इनकी जन्म कुंडली की तरफ, इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि इस जातिका की कुंडली बन जाती है तुला लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो जाकर के विराजमान है कन्या राशि में। तो ये कुंडली बनती है तुला लग्न और कन्या राशि की। तुला लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो बहुत ही सौम्य और बढ़िया स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटी इनके अंदर देखी जाती है आमतौर पर। और जो सबसे बढ़िया खूबी मैंने कई बार बताया है जो तुला राशि या तुला लग्न वालों की होती है वो ये होता है कि जीवन में बैलेंस बना करके चलना जानते हैं, जीवन में सामंजस्य बिठा करके चलना ये बखूबी जानते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करना। और कहीं ना कहीं जो है इनके अंदर एक आकर्षण वाली बात स्वतः ही देखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। लग्न की तरफ चलें, 13 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास जो बल है वो बहुत बढ़िया है। और यहां पर देखिए लग्न में कई सारे ग्रह विद्यमान हैं, शुक्र, सूर्य, गुरु और बुध। यहां पर कुछ योग बन रहे हैं जो कि कुंडली के प्रथम भाव में बैठने से यहां पर जो शुक्र है वो मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं कुंडली के प्रथम भाव में। बहुत जबरदस्त स्थिति है, ये आपको आकर्षण देने वाला होगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही बेहतर करने वाला होगा। मान सम्मान, ख्याति, धन दौलत, लक्ष्मी की प्राप्ति सब कुछ आपको करवाने वाला होगा। आर्ट के क्षेत्र में आप आगे बढ़ती हैं, क्रिएटिव क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ती हैं। मालव्य योग आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला होगा। यहां पर देखा जाए मालव्य नामक महापुरुष योग शुक्र लग्न में ही बना रहा है, तो जबरदस्त तरीके से जो है ये आपको आकर्षण देने वाला होगा। 8 डिग्री का शुक्र है, बल 50% के आसपास है। आप चाहें तो इसके बल को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यहां पर देखा जाए शुक्र लग्नेश है और अष्टमेश है। चूंकि शुक्र लग्नेश है तो उसको अष्टम भाव के स्वामी होने का कोई दोष नहीं लगेगा। और यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं ये आपको बहुत ज्यादा जीवन में लाभ देने वाले होंगे। यहां पर देखा जाए शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, लव मैरिज की योग बना देगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम प्यार बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे शुक्र, क्योंकि योग कारक ग्रह है, लग्नेश है, जहां भी दृष्टि डालेगा आपको लाभ पहुंचाएगा। चलिए सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहां पर तुला राशि में विराजमान है। तुला राशि में जो सूर्य देव हैं वो नीच के माने जाते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यहां पर जो सूर्य है उनकी नीचता भंग हो जाएगी। नीचता क्यों भंग हो जाएगी? क्योंकि शुक्र साथ में ही विराजमान हो गए हैं, तो निश्चित रूप से सूर्य की जो है नीचता भंग हो जाएगी और सूर्य देव यहां पर नीच भंग राजयोग बना देंगे। लेकिन फिर भी सूर्य का नीच का होना कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंधों को ये अच्छा नहीं रखता, पिता के सुखों में कमी कर देता है। सूर्य यानी कि कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस में कई बार आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी कर देता है। सरकारी नौकरी मिलने में थोड़ी परेशानी देखी जाती है। यहां पर सूर्य 24 डिग्री के साथ मृत अवस्था में एंटर कर चुके हैं। बहुत ज्यादा बल सूर्य के पास नहीं है। यहां पर देखा जाए सूर्य कौन है इस कुंडली में, तो सूर्य इस कुंडली में है आपके लिए लाभेश, यानी कि लाभ भाव का स्वामी ग्रह सूर्य लग्न में आकर के विराजमान हुआ है। बढ़िया स्थिति है, निष्ठा भंग हो चुकी है। देखिए
कई बार सैकड़ों वीडियोस में शायद मैंने बोल दिया होगा ये बात कि दो राजयोग, ध्यान से सुनिएगा, दो राजयोग, एक नीचभंग राजयोग और दूसरा विपरीत राजयोग। ये राजयोग बैठे बैठे परिणाम कभी नहीं देता। वैसे तो कोई भी राजयोग बैठे बैठे परिणाम नहीं देता है आज के समय में, कलयुग में, लेकिन विशेष रूप से विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग अथक परिश्रम और मेहनत के बाद रिजल्ट देते हैं और बहुत बढ़िया सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर सूर्य से आपको लाभ उठाना है, जीवन में खूब सारा लाभ चाहिए, चाहे वो धन का लाभ हो, मान सम्मान का लाभ हो, मेहनत करिए, सूर्य आपको सारा लाभ देने वाले होंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि डालेंगे। देखिए सप्तम भाव होता है पति का, आपकी कुंडली के हिसाब से जो सप्तम भाव है वो हुआ विवाह का, पति का। तो यहां पर दाम्पत्य के भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि बहुत लाभदायक तो नहीं है, लेकिन हाँ उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं देने वाले होंगे। हो सकता है तो वो थोड़े से ईगोइस्टिक हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। गुरु के ऊपर चले, 6 डिग्री का गुरु है, लग्न में विराजमान है, बाल अवस्था का गुरु है, करीब 25% के आसपास गुरु का बलाबल माना जाएगा। गुरु इस कुंडली में कौन है? तृतीयेश है और षष्ठेश है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु मारक ग्रह बनते हैं, कारक नहीं, मारक ग्रह बनते हैं, यानी कि जो है इस कुंडली में वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं देने वाले हैं। गुरु देखें तो यहां पर कुंडली के तीसरे भाव यानी कि साहस पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन भाव का स्वामी ग्रह है और लग्न में आकर के विराजमान हुआ है, तो निश्चित रूप से यह आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाने वाला होगा। अब देखिए शुक्र की राशि में बैठ गए तो शत्रु मानते हैं ये शुक्र को, और शुक्र भी साथ में बैठ गए तो अति शत्रुता हो गई, अति शत्रुता हो गई गुरु और शुक्र के बीच में। तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट तो गुरु नहीं दे पाएगा, लेकिन एक और सूत्र है एस्ट्रोलॉजी में, एक और सूत्र है जिसमें हम ये कहते हैं कि यदि गुरु केंद्र में विराजमान हो जाए, यदि गुरु केंद्र में विराजमान हो जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। बाकी ग्रह कैसे भी विराजमान हो, गुरु इकलौता ही व्यक्ति को जो है सब कुछ देने वाला होता है, बाकी ग्रह कुछ उसका बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से गुरु की दशा में आप मेहनत करिए, पराक्रम दिखाइए, आपको ये गुरु लाभ करवा देंगे। गुरु षष्ठेश भी है, छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, लग्न में जाकर के गुरु बैठा हुआ है, मारक है, अति शत्रुता के साथ बैठा हुआ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गुरु की दशा वगैरह में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित खास करके जो है परेशानी गुरु देते हैं, डाइजेशन में, लिवर में, इन सब चीजों में कफ की प्रवृत्ति कई बार गुरु के द्वारा दी जाती है। गुरु और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, तो यदि घर में किसी को डायबिटीज है तो निश्चित रूप से आपको उसके ऊपर भी कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलवाने वाले हैं। फिर से दोहरा देता हूं, मारक ग्रह हैं तो बहुत इजीली नहीं देंगे, लेकिन मेहनत करेंगी तो गुरु सब कुछ देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, दृष्टि डालेंगे पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा संतान संबंधित लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये कारक होते हैं। गुरु वैसे भी जो है सबसे शुभ ग्रह। मान लीजिए कि गुरु की जगह मंगल होता तो मैं कहता कि मंगल की दृष्टि शिक्षा संतान में बाधा खड़ी करेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं गुरु दृष्टि डालेंगे तो आपको लाभ दे देंगे, कोई परेशानी नहीं देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, दाम्पत्य को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और गुरु की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, हायर एजुकेशन वगैरह में भी, विदेश की यात्राओं में भी, धर्म में भी आपको ये रुचि दिलवाएगा, लाभ करवाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बुध के ऊपर। बुध यहां पर ध्यान से देखें, 14 डिग्री का बुध है, अस्त के भी हैं बुध और वक्री भी है बुध। बुध वक्री है और अस्त का है। जीवन में थोड़ा कंफ्यूजन ये आपको दे सकता है, डिसीजन वगैरह लेने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। हायर एजुकेशन के स्वामी ग्रह बनते हैं इस कुंडली में, हायर एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। इसको बल देना जरूरी है। यदि आप हायर एजुकेशन वगैरह लेना चाहती हैं या आप ले रही हैं, उसमें थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो बुध को बलवान करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखें सूर्य और बुध युति बना करके बैठे हुए हैं, तो बुध आदित्य योग बन जाता है कुंडली के प्रथम भाव में। अब निश्चित रूप से यहां पर मैं बोलूंगा कि बुध अस्त और वक्री है, तो सर्वश्रेष्ठ लाभ तो आपको नहीं मिल पाएगा बुध आदित्य योग का, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ जरूर देखने को मिलेगा। एक और बात बता दूं कि बुध अस्त होने के बावजूद काफी हद तक रिजल्ट दे पाता है। बाकी ग्रह जब अस्त के होते हैं तो रिजल्ट्स देने में कैपेबल वो नहीं होते हैं, लेकिन बुध एक ऐसा इकलौता ग्रह है जो अस्त होने के बावजूद भी रिजल्ट्स डिलीवर कर पाता है। तो यहां पर बुध जो है लग्न में बैठ करके आपको लाभ देने वाले हैं, कम्युनिकेशन वगैरह बढ़िया करने वाले हैं आपकी, और राइटिंग के क्षेत्र में जो आप हैं उसमें ये सफलता देंगे। भाग्येश है आपका बुध और लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। इस बुध को बल दे दीजिए, इस बुध को बल दे दीजिए, ताकि आपको जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं वो बुध के अंतर्गत आता है। तो बुध को यदि आप बेहतर करती हैं, बहुत ज्यादा लाभ ये बुध आपको देने वाले होंगे। दृष्टि की बात मैं बुध को लेकर के नहीं करूंगा।
आगे बढ़ते हैं, चलते हैं द्वितीय भाव के ऊपर। द्वितीय भाव को ध्यान से देखें तो यहां पर मंगल और राहु युति बना करके विराजमान है। एक बात आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, बुध और शुक्र की युति जो है ना, कुंडली में कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है, निश्चित रूप से करती है। इस कुंडली में दोनों कारक भी हैं, लेकिन वही वाली बात कि वक्री और अस्त हो गए बुध, तो बहुत ज्यादा जो है आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा लक्ष्मी नारायण योग का, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ ये आपको दे देंगे। लक्ष्मी नारायण योग से विशेष रूप से व्यक्ति को जो है धन का लाभ देखने को मिलता है। किस चीज का? तो धन का लाभ विशेष रूप से देखने को मिलता है। चलिए द्वितीय भाव के ऊपर चलते हैं। मंगल और राहु युति बनाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए। द्वितीय भाव होता है धन का, पैतृक संपत्ति का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार के साथ संबंध का। यहां पर मंगल और राहु की युति बहुत बढ़िया लाभ नहीं देती है। मंगल और राहु साथ में बैठ जाए, इसे हम कुंडली में कहते हैं अंगारक दोष का निर्माण हो जाना। अंगारक दोष का निर्माण हो जाना। यहां पर ध्यान से देखिए तो मंगल 7 डिग्री के साथ विराजमान है और मैंने सी लिखा है मंगल के पास, यानी कि मंगल भी अस्त का है, कंबशन में है मंगल, यानी कि मंगल के पास पावर नहीं है, पावर बहुत कम हो गई है। और राहु यहां पर नीच की राशि में 10 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। देखिए मंगल यहां पर स्वग्रही है, ये अच्छी बात है। मंगल यहां पर धन योग भी बना रहे हैं, क्योंकि धनेश धन भाव में ही है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं धन से तो जुड़ा हुआ लाभ देगा, तो हम इसको धन योग मान लेंगे। लेकिन चूंकि मंगल अस्त का है तो धन योग का लाभ भी आपको ये नहीं लेने देगा। दूसरा, मंगल राहु का जो अंगारक दोष मैंने बोला, अब देखिए जब अस्त के हो गए मंगल देव, तो ना वो कोई योग बना पाएंगे ना तो कोई दोष बना पाएंगे, तो अंगारक दोष वाली बात भी यहां पर खत्म हो जाएगी और धन योग भी यहां पर ना के बराबर प्रभाव दे पाएगा। यहां पर देखा जाए मंगल 7 डिग्री के साथ है, लेकिन अस्त के हैं तो पावर बहुत कम हो जाएगा। इस कुंडली में मंगल मारक ग्रह है। मारक क्यों है? क्योंकि वो सप्तमेश है और द्वितीयेश है। इस कुंडली में दोनों ही मारक भाव जो है उसके स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं, तो मार्केश है मंगल। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह यानी कि आपके दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह कौन है? तो वो है मंगल। अब जाकर के द्वितीय भाव में मंगल बैठ गए। द्वितीय भाव होता है धन का, तो निश्चित रूप से विवाह के बाद थोड़ा बहुत धन तो ये आपको दे देंगे, धन का लाभ भी देंगे, लेकिन यहां पर षडाष्टक दोष बन रहा है, यानी कि यहां से 6 घर और इधर से 8 घर ये मंगल दूर है। ये छोटा सा वीक पॉइंट बनता है, बहुत बड़ा वीक पॉइंट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा वीक पॉइंट ये बन जाता है। देखिए बहुत बड़ा वीक पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कई सारे वीडियोस यदि आपने देखे होंगे तो मैंने बताया कि यहां से यहां के जब स्वामी ग्रह इस भाव में बैठ जाएं तो भी षडाष्टक दोष बनता है, लेकिन वो ज्यादा नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो ग्रह है ना वो 12वें घर में बैठ जाएगा, जो कि नुकसान का भाव होता है। वही द्वितीय भाव धन का भाव होता है, तो यहां पर षडाष्टक दोष बन तो रहा है, लेकिन ये बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देगा। तो मंगल चूंकि अस्त का है तो ये रिजल्ट्स देने के कैपेबल ही नहीं है। तो वैवाहिक सुख चाहिए तो मंगल से जुड़ा हुआ कुछ उपाय कर लेंगी, आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। कुंडली मिलान कर लीजिए, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। क्या करना है? तो कुंडली मिलान को प्राथमिकता देनी है। यहां पर जो राहु साथ में बैठे हुए हैं कोई दुष्प्रभाव नहीं दे पाएंगे राहु साथ में बैठ करके भी। क्यों? क्योंकि मंगल अस्त का है। मंगल अस्त का है तो यहां पर अंगारक दोष वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि स्वग्रही है मंगल। अस्त का नहीं होता तो भी यहां पर अंगारक दोष कोई खास नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं दे पाता। तो कुंडली मिलान कर लेंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। राहु यहां पर देखा जाए द्वितीय भाव में नीच की राशि में बैठे हुए हैं। देखिए धन को लेकर के ये सडन अप्स एंड डाउन्स दे सकते हैं, परिवार के साथ संबंधों में ये अप्स एंड डाउन्स दे सकते हैं, मतलब कि पारिवारिक रिश्तों को ये खराब कर सकते हैं, परिवार की सुखों में ये कमी ला सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, अचानक से कोई रोग दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, शत्रु दे सकते हैं आपको। और 6ठे भाव से हम नौकरी को देखते हैं, तो जॉब में एक जो प्रश्न था आपका कुछ जॉब में परेशानी को लेकर के, हम आएंगे उसके ऊपर। तो राहु की दृष्टि जो 6ठे भाव के ऊपर पड़ रही है, तो राहु की दशा अंतरदशा में जॉब संबंधित ये परेशानी आपको दे सकता है, ध्यान रखने की जरूरत है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि जरूर होगी, लेकिन नीच का राहु है तो उच्च की दृष्टि भी डालेगा तो कोई बहुत जबरदस्त लाभ तो नहीं देगा, लेकिन हाँ उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है कि सडन गेन थोड़े बहुत ये राहु करा दे आपको। राहु की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी और यहां पर ये करियर प्रोफेशन को देखेगा, तो करियर प्रोफेशन में राहु की दशा में स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सैकड़ों वीडियोस में ये बात भी बताई है मैंने कि राहु की दशा चलती है और राहु मान लीजिए कुंडली के 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपको स्टेबिलिटी नहीं लेने देगा, आपको जॉब में करियर में ये स्टेबिलिटी को खत्म कर देगा या कम कर देगा। यहां पर राहु 10 डिग्री का है, बल ठीक है, राहु के पास 50% से भी ज्यादा का बल यहां पर माना जाएगा राहु देव के पास। चलिए
आगे और हाँ, राहु यहां पर द्वितीय भाव में बैठे वह वाणी वगैरह का ध्यान रखिए, कई बार वाणी को ये उग्र कर देते हैं। और अपनी सेविंग्स का ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आपके पास धन आ रहा है, उस धन को संभालना सीखिए। बेवजह धन को खर्च करते चले जाएंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो धन यदि आता है तो अपने पास उसे सेव करके रखिए, धन को संचित करने की कोशिश करिए, नहीं तो थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, 0 डिग्री का शनि है, अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर के विराजमान हुए हैं। देखा जाए यहां पर शनि कौन है इस कुंडली में, तो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है शनि। क्यों? क्योंकि शनि यहां पर सुखेश भी है और पंचमेश भी है, यानी कि जीवन में जितने भी सुख है, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, और साथ ही साथ शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनिदेव, जाकर के पंचम भाव में विराजमान है। तो पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, इन चीजों में आपको ये सफलता देने वाले होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 0 डिग्री का शनि है, आप चाहें तो इसको बल दे सकते हैं ताकि आपको इसके दृष्टियों का विशेष लाभ देखने को मिले। शनि की दृष्टियां पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, विवाह में थोड़ा विलंब उत्पन्न कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, शनि लाभ देने वाले होंगे। देखिए, शत्रु दृष्टि जरूर डाल रहे हैं, शत्रु दृष्टि जरूर डाल रहे हैं, लेकिन शनि योग कारक है, कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, तो लाभ में भी कोई कमी नहीं करेगा, लाभ आपको देने वाला होगा। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए, सेविंग्स का ध्यान रखिए, जरूरी है ये ध्यान रखना आपके लिए। शनि को बल देने से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। केतु के ऊपर चलते हैं, केतु कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, 10 डिग्री का केतु है, बल बढ़िया है केतु के पास, नीच की राशि में केतु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है ससुराल पक्ष का, सडन गेन्स का, सडन लॉस का। अष्टम भाव होता है आपकी आयु का, गंभीर बीमारियों का, सर्जरी का, गुप्त जीवन में जो गुप्त ज्ञान है या जो गुप्त रहस्य है, कई उस क्षेत्र में व्यक्ति जाते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में, वो भी हम कुंडली के अष्टम भाव से देखते हैं। यहां पर केतु नीच की राशि में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास करके केतु की दशांत दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई बहुत बड़े डिसीजन को लेने से बचिए। अब केतु बैठा है भले ही नीच की राशि में, लेकिन बैठा है किसके घर में? शुक्र के घर में। अब शुक्र कैसा है? तो शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं और लग्न में विराजमान है। ध्यान से समझिएगा, केतु तो जरूर चाह रहे हैं कि चीजों को मैं खराब करूं, डैमेज करूं, लेकिन जिसके घर में वो बैठा हुआ है वो स्वग्रही है, एक जगह बहुत पावरफुल शुक्र बैठे हुए हैं, तो केतु यहां पर ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। केतु ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि केतु कैसा रिजल्ट देगा? तो शुक्र के जैसा रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र के भाव में बैठा हुआ है। केतु के पास तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है, शुक्र पावरफुल है, बलवान है, तो आपके आयु वगैरह में क्षति नहीं होने देंगे। शुक्र को थोड़ा और पावरफुल कर लेंगे और बढ़िया कर लेंगे तो और ज्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। इनिशियली हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी मतभेद हो, लेकिन फिर जो है शुक्र बढ़िया है, तो तालमेल बिठाने में पूरी आपको मदद करेंगे शुक्र। अचानक से आपको शुक्र लाभ भी करवा देंगे। तो केतु, फिर से बोल देता हूं, केतु की दशा अंतरदशा चलती है, उस दौरान निश्चित रूप से ये आपको परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन उसके अलावा ये परेशानी आपको नहीं दे पाएगा। तो बस इसकी दशा अंतरदशा का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, कहीं ना कहीं आपके मन को यह भटकाएगा, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देंगे। चंद्रमा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में कमी आएगी, धन का व्यय करवा सकते हैं, विदेश की यात्राएं करवा सकते हैं। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, वाणी का ध्यान रखिए, धन वगैरह देने वाले होंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, सुखों में थोड़ी कमी कर सकता है, भले ही शनि की राशि को देख रहा है, लेकिन अष्टम भाव में है, नीच की राशि में है, तो प्रॉपर्टी वगैरह आप सब कुछ बनाइए, थोड़ा सा लीगल मैटर्स का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 14 डिग्री का चंद्रमा है, बल बहुत अच्छा है इस चंद्रमा के पास। 12वें घर में जाकर के चंद्रमा बैठा हुआ, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देगा, विदेश वगैरह की यात्राएं आपको ये करवाने वाला होगा, धन खर्च में थोड़ी वृद्धि कर सकता है। तो चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? तो कर्मेश है। इस कुंडली में चंद्रमा दशम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा को एक सम ग्रह मानेंगे हम, ना कारक कहेंगे ना ही मारक कहेंगे। 12वें घर में जाकर के चंद्रमा बैठा हुआ, तो जैसा मैंने बताया, धन का व्यय करवाएगा चंद्रमा, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया कर देगा, क्रिएटिविटी देने वाला होगा, और
कर्मेश यानी कि करियर भाव का स्वामी ग्रह विदेश भाव में चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं आप चाहें तो घर से दूर जाकर के विदेश वगैरह जाकर के भी करियर को बना सकती हैं। इसके चांसेस भी यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा उसमें भी आपको लाभ दे देगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, और कोल्ड कफ संबंधित चीजों का ध्यान रखना है आपको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। चंद्रमा एक अच्छी बात है कि यहां पर अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बुध की राशि में जरूर है लेकिन तात्कालिक मैत्री में है, तो चंद्रमा यहां पर आपको बढ़िया रिजल्ट्स दे जाएगा। बहुत खराब रिजल्ट्स 12वें भाव में बैठने के बावजूद नहीं देंगे चंद्रमा आपको। चलिए सीधे आपकी दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा आपको फिलहाल राहु की चल रही है जो कि 6 जून 2025 तक चलने वाली है। राहु की महादशा में फिलहाल आपको शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि 25 दिसंबर 2021 तक चलने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे जाती है। आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। विदेश में पढ़ने की इच्छा है, क्या मैं जा पाऊंगी या फिर नहीं? देखिए आप जा तो सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भारत में रहेंगे तो आपको लाभ नहीं देखने को मिलेगा। आप भारत में रह के भी बहुत बढ़िया पढ़ाई कर सकती हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत में रह करके आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। देखिए राहु की महादशा है, राहु जरूर विदेश लेकर के जाते हैं, विदेश की यात्राएं करवाते हैं, लेकिन आपका राहु कोई बहुत जबरदस्त स्थिति में नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आंख बंद करके राहु की दशा चल रही है तो आप विदेश निकल जाइए। जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं, लेकिन बहुत जद्दोजहद करके जाने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रयास करके मतलब जो है रिस्क लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। यदि चीजें फेवरेबल होती है जाइए, नहीं तो भारत में रह करके भी कार्य करिए, आप बढ़िया कार्य कर सकती हैं। समय बढ़िया है, जहां जैसा चाहेंगे वैसा आपको लाभ देखने को मिल जाएगा दिसंबर 2021 तक। जॉब कर रही हूं पर सेटिस्फैक्शन नहीं है, बेहतर जॉब कब मिलेगी? देखिए जॉब कर रही है, जॉब हाउस के ऊपर राहु की दृष्टि है, करियर भाव के ऊपर राहु की दृष्टि है, और दशा किसकी चल रही है आपकी? तो राहु की महादशा चल रही है। और राहु कभी भी व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन तो देते ही नहीं है, कुछ भी दे देंगे आपको, सेटिस्फैक्शन नहीं देंगे। तो यहां पर राहु जो है, इसके पीछे का कारण राहु है। राहु की दशा वगैरह जब खत्म होती है उसके बाद जो है आपको अपने कार्य में सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। बेहतर जॉब कब मिलेगी? देखिए अभी जो समय है वो बढ़िया है, आप प्रयास करिए, आपको अच्छी जॉब लग सकती है। अभी जो गोचर वगैरह आने वाला है इस वर्ष जो है, आपको नवंबर से लेकर के अगले वर्ष के नवंबर तक आपको बढ़िया नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, करियर में आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मोटे तौर पर देखें तो गुरु की दशा के बाद जो है, माफ करिए, राहु की दशा के बाद जो है, जब गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तो वो आपको बढ़िया नौकरी वगैरह देने वाली होगी। लेकिन अभी अंतरदशा जो है आपको सपोर्ट कर रही है, नवंबर से गोचर भी सपोर्ट करेगा। आप बढ़िया जॉब की तलाश करिए, आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, बिजनेस करूं या फिर जॉब करूं? देखिए फिलहाल तो आपको निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस करना है, और गुरु की दशा में भी आपको जॉब के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अभी बिजनेस के लिए मत जाइए। हाँ, शनि की दशा वगैरह में आप चाहें तो बिजनेस में ट्राई कर सकती हैं। किन क्षेत्रों में बिजनेस करें? तो आंख बंद करके शनि या शुक्र से जुड़े हुए कार्य में पैसा लगाइए, बिजनेस करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र से जुड़ा हुआ व्यापार की बात करें, क्या होता है? तो गारमेंट्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, गैजेट्स, सॉफ्टवेयर, ये सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी लग्जरियस आइटम्स हैं ये सब के सब शुक्र के अंतर्गत आ जाते हैं। शनि से जुड़े हुए कार्यों की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, कोल, माइंस, स्टील, आयरन, फैक्ट्री, ये सब जो है शनि के अंतर्गत आते हैं। ऑयल, पेट्रोल, ये सब शनिदेव के अंतर्गत आता है। तो इन सब से जुड़ा हुआ कार्य आप करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राइटर हूं, इसमें बेस्ट सफलता कब मिलेगी? अभी समय बढ़िया चल रहा है दशाओं के हिसाब से। देखिए अभी समय बढ़िया चल रहा है, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। 25 दिसंबर 2021 तक का समय बढ़िया है। नवंबर से जो गोचर होने वाला है ये आपको सपोर्ट करेगा, लाभ देखने को मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए, नवंबर से लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। गुरु की महादशा, देखिए गुरु मारक ग्रह हैं, उनकी महादशा आपको 2025 में आएगी। लेकिन मैंने बताया था कि वो मारक ग्रह है, तो सर्वश्रेष्ठ लाभ गुरु भी देगा ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेहनत करेंगी तो गुरु की दशा में जो है आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु की प्लेसमेंट बढ़िया है, मेहनत करिएगा, आपको गुरु बहुत लाभ दे जाएगा, भले ही मारक क्यों ना हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेहनत करेंगी तो लाभ जबरदस्त देखने को मिलेगा। गुरु आपका नवमान चार्ट में भी बढ़िया है, बढ़िया स्थिति में है, करियर में वो आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। राइटिंग में प्रसिद्धि कब मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये दिसंबर 2021 तक मिल जाएगा आपको, नहीं तो गुरु की दशा में जितना आप डिजर्व करती हैं आपको गुरु की दशा में मिलेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि
विवाह कब होगा, विवाह के डेट्स को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है। देखिए, विवाह के डेट्स की बात करें तो 25 दिसंबर 2021 तक का समय बढ़िया है। राहु की महादशा में जब तक शुक्र की अंतरदशा चल रही है, विवाह के योग बने हुए हैं। आप ट्राई कर लीजिए, आपका विवाह होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। किस दिशा में विवाह होगा? दक्षिण दिशा की तरफ विवाह होने के चांसेस ज्यादा है। ससुराल पक्ष कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। इनिशियली हो सकता है थोड़ी परेशानी आए, क्योंकि मैंने बताया ससुराल पक्ष का भाव कौन सा है, तो अष्टम भाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनिशियली थोड़ी परेशानी आए, लेकिन शुक्र आपका बढ़िया है, आपको बढ़िया ससुराल पक्ष मिलने वाला है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पति के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे? देखिए, पति के साथ रिश्ते बढ़िया रहेंगे। शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ रही है, बढ़िया रिश्ते रहेंगे। मंगल वगैरह के लिए मैं आपको उपाय देने वाला हूं, क्योंकि जो सप्तमेश मंगल है वो अस्त के होकर के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उसको बल देने की जरूरत है। रत्न वगैरह धारण नहीं कर सकती हैं आप मंगल का, लेकिन उसको दूसरे तरीके से हम बल दे देंगे, ताकि आपका जो रिलेशन है आपके हस्बैंड के साथ वो बढ़िया रहे। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, प्रेम प्यार बना रहेगा आप दोनों के बीच में, टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। खुद का घर एवं संपत्ति बिल्कुल ले पाएंगी आप, अपने दम पर, अपने मेहनत पर आप ले पाएंगे। शनिदेव आपको ये सब कुछ दिलवाने वाले होंगे। आराम से आप बढ़िया प्रॉपर्टी ले सकती हैं, बढ़िया घर बना सकती हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको सेविंग करके चलनी है, सेविंग्स करके चलनी है। पैसों को उड़ाते नहीं चले जाना है कि पैसे आए तो हमने खर्च कर दिए। कोशिश करें पैसों को संभाल करके रखने की। मां और बहन के साथ रिश्ते आगे कैसे रहेंगे? देखिए, मां और बहन के साथ सबसे पहले आपकी मदर के साथ देखते हैं। चतुर्थ भाव से मां को देखते हैं और चंद्रमा से। चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह शनि मूल त्रिकोण राशि में पंचम भाव में जाकर के बैठे हुए, तो माता से हमेशा ही आपको लाभ है, माता से हमेशा ही आपको जो है जो रिश्ते हैं अच्छे बने रहेंगे। चंद्रमा यहां 12वें घर में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने बताया था कि अपने नक्षत्र का चंद्रमा है और तात्कालिक मैत्री में है बुध के साथ, तो यहां पर चंद्रमा की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही। तो माता के साथ जो सुख है, माता के साथ जो रिश्ते हैं वो बढ़िया नजर आ रहे हैं। आपका D9 चार्ट यानी कि नवमांश चार्ट मेरे सामने है, उसमें चंद्रमा उच्च की राशि में जाकर के चतुर्थ भाव में ही विराजमान है। तो इससे बेहतरीन और बात क्या होगी कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही बैठ करके उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, माता के साथ आपके रिश्ते बढ़िया रहेंगे। बहन के साथ रिश्तों की बात करें, आपकी बहन छोटी है और तृतीय भाव से हम छोटे भाई या बहन के सुखों को देखते हैं, उसके स्वामी ग्रह गुरु बनते हैं। बहन के साथ भी रिश्ते आपके बढ़िया रहने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहां पर नजर नहीं आती है। मां को मैं जीवन भर अपने साथ रखना चाहती हूं, क्या यह पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, निश्चित रूप से जो है दोनों ही चार्ट्स में माता के सुख में जो है अच्छाई नजर आ रही है, माता के सुखों में कोई कमी जैसी चीज नजर नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप ऐसा कुछ चाहती हैं, आपकी ऐसी सोच है, आप कर सकती हैं। बहुत ज्यादा परेशानी मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद उन्होंने पूछा मेरे लिए भारत में रहना अच्छा है या फिर विदेश में? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके लिए भारत में रहना कहीं से भी खराब नहीं है, आप आराम से भारत में रह सकती हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कार्य के लिए, अपने करियर से जुड़े चीजों के लिए आप विदेश जाना चाहें, आप जा सकती हैं। क्यों मैंने बोला? क्योंकि करियर भाव का स्वामी ग्रह विदेश भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो करियर को बनाने के लिए विदेश जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं। विदेश से जुड़ना चाहती हैं, आप जुड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आपको ये बोल दे कि आपको विदेश जाने पर ही लाभ होगा, यहां पर भारत में कार्य अच्छा नहीं हो सकता है, ये बात कहीं से भी उचित नहीं है। आप भारत में रह के भी जो है करियर सेटल कर सकती हैं। विदेश जाना चाहें तो विदेश भी जा सकती हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। कुंडली ऐसा नहीं कह रही। देखिए, किसी किसी की कुंडली होती है जो साफ तौर पर ये कहती है कि जन्म स्थान पर उसे सफलता नहीं मिलने वाली है। आपकी कुंडली ऐसा कुछ नहीं कह रही है कि जन्म स्थान पर कम सफलता है या विदेश में ज्यादा सफलता है। इसके बाद इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो अभी जो है राहु की दशा जब तक चल रही है, तो अचानक से छोटे मोटे जो है ये परेशानी आपको दे सकता है। गुरु की दशा में डाइजेशन संबंधित, पेट संबंधित, कफ संबंधित चीजों का ध्यान रखेंगी। और जो मैंने पहले बताए हैं, शायद डायबिटीज को लेकर के भी मैंने बोला है, इन चीजों का ध्यान रखेंगी। कोई मेजर परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के नजर नहीं आ रही है। चलिए, और आखिरी प्रश्न इनका है पिता की संपत्ति मिलने के योग। देखिए, द्वितीय भाव से हम पैतृक संपत्ति को देखते हैं। यहां पर राहु नीच की राशि में बैठा हुआ है और मंगल आपका है अस्त, उस भाव में जरूर है लेकिन अस्त का है। परेशानी आएगी आपको, निश्चित रूप से आप चाहती हैं तो लीगल परेशानी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है लीगल चीजें इन्वॉल्व हो जाए उसमें, कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर इन्वॉल्व हो जाए उसमें। आप प्रयास करिए, मैं ना नहीं बोलने वाला हूं आपको, आप प्रयास करिए। D9 चार्ट आपको थोड़ा बहुत उस चीज में सपोर्ट कर रहा है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, आप प्रयास करिए, लेकिन परेशानी आएगी। इजीली आपको पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, ये बात तो तय है।
चलिए सीधे आपके उपाय के ऊपर चलते हैं। उससे पहले D9 चार्ट के ऊपर चलते हैं। बुध की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है, चंद्रमा भी उच्च का है, गुरु दशम भाव में अच्छी स्थिति है, शनि उच्च का है, राहु के साथ बढ़िया स्थिति है, मंगल वहां पर भी कोई खास स्थिति में नहीं है, बुध की राशि में जाकर के वो बैठे हुए हैं। तो मंगल के उपाय मैं आपको देने वाला हूं। बाकी सारे ग्रहों की स्थिति काफी बढ़िया नजर आ रही है। D9 चार्ट में परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। पन्ना रत्न प्रथम उपाय है आपके लिए। पन्ना रत्न धारण करना है। करीब 7 रत्ती का पन्ना सोने अथवा चांदी की अंगूठी में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना है। नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। हर मंगलवार को यदि संभव हो तो मंदिर जाकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दें। इसके अलावा आप चाहे तो नीलम रत्न भी धारण कर सकती हैं। ध्यान रखिए, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पन्ना धारण करना फिलहाल। उसके बाद आप चाहे तो नीलम रत्न भी धारण कर सकती हैं। करीब 7 रत्ती का नीलम दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पंचधातु की अंगूठी में कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को आपको इसे धारण करना है। नित्य ओम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। राहु की महादशा जब तक चल रही है तब तक तो आपको निश्चित रूप से इसका जाप करते रहना चाहिए। इसके अलावा यदि ये दशा आपको थोड़ी ज्यादा कठिनाई दे, क्योंकि देखिए अभी आपको शुक्र की जब तक अंतरदशा चल रही है तब तक कोई खास परेशानी आपको नहीं है, लेकिन जब राहु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, चंद्रमा की अंतरदशा और मंगल की अंतरदशा चलेगी, वो समय थोड़ा सा आपके लिए परेशानियों भरा रह सकता है। तो आप इसके मंत्र के जाप की संख्या को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा आप इससे जुड़े हुए दान को भी कर सकती हैं। इनसे जुड़ा हुआ दान क्या होता है? राहु से जुड़ा हुआ दान तो नीले वस्त्र, नारियल, ये जो पानी वाला नारियल हम माता रानी को चढ़ाते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मूली, तिल, इन सब चीजों का आप दान कर सकती हैं। शनिवार की संध्या काल को किसी भंगी को या किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगी और गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य यहां पर नीच की राशि में है और सरकारी नौकरी वगैरह चाहती हैं या फिर आप जीवन में मान सम्मान चाहती हैं, जो कि हर व्यक्ति चाहता है, फेम चाहती हैं, जो कि आपने एक प्रश्न प्रसिद्धि को लेकर के भी पूछा है, तो शुक्र तो आपको प्रसिद्धि देने वाला है, शनि भी बढ़िया है, बुध के उपाय मैंने बता दिए, सूर्य जो है वो व्यक्ति को मान सम्मान दिलवाता है। तो निश्चित रूप से सूर्य से जुड़े हुई पूजा उपासना मैंने आपको बता दी है, इसको करेंगी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 26 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।